सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ का प्रोग्राम तज्जिया और मैं हूं आपकी होस्ट सादिया सैमसन। वफाकी हुकूमत पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 से हुकूमत सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ से मुतालिक अहम कानून साजी कर रही है और तरमीमी बिल में फेक न्यूज़ से मुतालिक तरमीम में सज़ाओं और फिर जुर्मानों का तयन भी शामिल होगा। फेक न्यूज़ से मुतालिक तरमीम में सज़ा 3 साल तक देने की तजवीज़ रखी गई है, जबकि इस बिल के मुसव्विदे में डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की भी एक सजेशन दी गई है और DRPA को ऑनलाइन मवाद हटाने का इख्तियार दे दिया जाएगा और अथॉरिटी को ममनुआ या फिर जो वल्गर या फहाश मवाद तक रसाई हासिल करने का भी इख्तियार होगा ताकि वो अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा सकें और ममनुआ मवाद शेयर करने पर मुलव्विस अफराद के खिलाफ भी ये कार्रवाई कर सकेंगे। कौमी असम्बली के इजलास में जब वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पीका एक्ट तरमीमी बिल पेश किया तो उनका ये कहना था कि ट्रायल कोर्ट को मुकदमात का फैसला 6 माह से 1 साल में करना होगा ताकि जल्द अज जल्द नए केसेस के ऊपर नज़र डाली जा सके और साथ ही जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं कानून की शहादत में उनको शामिल किया जाएगा। इससे पहले ये नहीं था, तो अब वो शामिल होंगी तरमीम के तहत और इससे फिर ये होगा कि उन्हें एज एन एविडेंस यूज़ किया जा सकेगा। निज़ाम में उन्होंने बताया कि इतनी खराबियां हैं कि कुछ साबित नहीं हो पाता है और इसी वजह से जब ये केसेस जाते हैं कोर्ट में तो फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं सामने आ पाता है। तारड़ साहब ने कहा कि दीगर ममालिक में सज़ा जो होती है वो 80% है, जबकि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो मुजरिमान को सज़ाएं देने की शरह इस हद तक कम है कि ये बहुत डीमोटिवेटिंग है और इसीलिए इस तरमीम को ला रहे हैं ताकि इस पर जल्द अज जल्द फैसले सामने आ सके। उन्होंने जब बात की असम्बली में तो उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन को अवामी मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है, हर बार यहाँ पर खाने आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं, नारे लगाते हैं, हूटिंग की जाती है, ओए ओए की आवाज़ें आती हैं, यहाँ फिर सिर्फ कोरम की नहीं करके अपनी जान छुड़ा ली जाती है। कौमी असम्बली में पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर हुआ है। ऑपोजिशन ने इस पर शदीद एहतजाज किया, वॉकआउट भी कर गए और साथ ही ऑपोजिशन लीडर समेत तहरीक इंसाफ ने सहाफ़ियों के साथ खड़े होने का ऐलान भी कर दिया और उन्होंने कहा कि ये सहाफ़ियों से नाइंसाफ़ी होगी और उन्होंने कहा कि इस पर हमारी मुल्कगीर मज़ाहिमत नज़र आएगी। पीका एक काला कानून है जिसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया है और उनका ये कहना है कि ऐसे जो कानून हैं इनको सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है ताकि आज़ादी इजहार राय को किसी तरह से रोका जा सके, उस पर एक कदगन लगाई जा सके। पार्लियामेंट के फ्लोर पर पीका बिल पर सख्त एहतजाज नज़र आया और दूसरी तरफ मुल्की सियासत की बात अगर हम करते हैं तो PTI हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के 3 दौर हो चुके हैं। तीसरे दौर से पहले कुछ उम्मीदें ज़ाहिर की जा रही थी कि शायद कुछ अच्छा होगा, क्योंकि जो पहला दौर हुआ 23 दिसंबर को या फिर उसके आगे जो 2 जनवरी को हुआ उससे तो कोई सूरत शक्ल नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन 16 जनवरी के लिए ये कहा गया कि जी ये कोई ब्रेक थ्रू लाएगा और PTI ने भी कहा कि जी हमें चार्टर ऑफ डिमांड पेश करना है और उनका ये कहना था कि हम रिटन अपने मुतालबात लेकर आएंगे। जब रिटन मुतालबात सामने आए तो फिर राना सना ने बोला कि ये तो TORs लेकर आ गए हैं, ये किस तरह के मुज़ाकरात के लिए TORs तो हम देंगे, हम बताएंगे कि जी अब कहाँ जाना है। बहरहाल उनकी जानिब से एक और इस पर मुशावरत के लिए बातचीत हुई, नई कमेटी तश्कील दी गई, जो सब लाइन जिसे कहना चाहिए कि एक कमेटी बना दी गई और फिर अब ये हुआ कि अडियाला जेल के बाहर जब आज मीडिया से बातचीत की बैरिस्टर गौहर ने तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम इसमें नहीं शामिल हो सकते हैं क्योंकि बानी PTI ने कमीशन का ऐलान ना करने पर मुज़ाकरात ख़त्म करने का कह दिया है। PTI मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद थी, ये उनका कहना था, लेकिन हुकूमत की तरफ से ताउन ना करने पर मुज़ाकरात हम ख़त्म करने जा रहे हैं। चेयरमैन PTI ने कहा कि कमीशन का ऐलान ना होने की सूरत में मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते हैं और 3 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनने की सूरत में ही मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। इससे पहले 1 हफ्ते का अल्टीमेटम भी दिया गया था। अभी परसों तरसों की इस हवाले से अगर बात करें तो उनकी जानिब से दिया गया था कि जी 1 हफ्ता है, 1 हफ्ते का हम आपको टाइम दे रहे हैं, हुकूमत इसके अंदर जुडिशल कमीशन बनाती है तो ठीक है, वरना टाटा बाय बाय। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली राशिद साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया के लिए, और PTI का क्या मौक़िफ़ है ये भी हासिल करेंगे। नदीम कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नदीम कुरैशी साहब, पहले तो आपकी जानिब आ जाते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीका एक्ट के हवाले से।
आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात बता दें इससे पहले कि मैं बताऊं कि मुझे क्या लग रहा है कि पीटीआई क्यों इस तरह से सोच रही है। पीटीआई की क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीका एक्ट के बारे में, इज़हार आज़ादी राय के बारे में आपके क्या रिजर्वेशंस हैं जिनकी वजह से आज वॉकआउट कर गई असम्बली से? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका भी, बोल न्यूज़ का भी, और आशनी साहब को भी, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली जमहूरी हुकूमत है जो लोगों को अपने हवाले से किसी भी राय देने से रोकना चाहती है। हुकूमतें जमहूरी दौर में लोगों को मौका देती हैं कि वो तनकीद भी करें, तामीरी तनकीद करें, ताकि उस तनकीद से हुकूमतें अपने मामलात में बेहतरी लाएं, लोगों को बेनिफिट्स दें, लोगों के मसाइल को हल करें। ये पहली हुकूमत देखी है जिन्होंने नैब लॉज के हवाले से 2 बार तरमीम की। पहले एक कानून बनाया, फिर दूसरा कानून बनवाया। 26वीं तरमीम देख लें, इनके डिफरेंट कानून साजियां आप देख लें, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशरी गवर्नमेंट के ये 200-400 लोग हैं। आज मैं समझता हूं अगर पाकिस्तान का एक सहाफी सरापा एहतजाज है, ये बुनियादी तौर पे जर्नलिस्ट को नहीं, ये आम पाकिस्तानी को वो उसकी राय देने से रोकना चाहते हैं। ये मार्शल दौर से भी बदतर कवानीन है जिनको ये गवर्नमेंट पास कर रही है, और पिछले 1 साल से, और इससे पहले केयरटेकर गवर्नमेंट से पहले जब इनकी 16-17 माह का जो वो पीडीएम थी और पीडीएम प्लस है, इन्होंने कानून साजियां वो की हैं कि जिनसे इनको बेनिफिट्स हो। मतलब जब जिस रोज वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब पर फर्द जुर्म आयद हो रही थी, वो उस रात हल्फ उठा रहे थे पाकिस्तान के वजीर आजम का। ऐसे ही उनके साहबजादे हमजा शहबाज के साथ सूरत हाल थी। तो जो इदारे इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करके, शवाहिद इकट्ठे करके, कोर्ट्स पे उन्होंने इनके चालान जमा करवाए हुए थे, इन पे फर्द जुर्म आयद हो रही थी, डिबेट आगे बढ़नी थी, ये पाकिस्तान के हुक्मरान बन गए। इसी तरह से आज भी मैं समझता हूँ। जी नदीम साहब, मुझे ये बताइए कि इल्ज़ाम तो पीटीआई पे भी लगता रहा है कि जो कानून अदरवाइज़ वो कौमी असम्बली से पास नहीं करवा पाते या जो बिल पास नहीं करवा पाते, उसको ऑर्डिनेंस के तरीके से लेकर आ जाया जाता है। और फिर कई मिसालें ऐसी हैं जिसके ऊपर बार बार ये पीटीआई पर इल्ज़ाम लगाता रहा। एक जो आप बात कर रहे हैं कि जी कौमी असम्बली से आके ये ऐसी चीज़ें पास करवा लेते हैं जिसमें सिर्फ इनका अपना मफाद है, ये इल्ज़ाम तो पीटीआई पे भी लगता रहा है। देखिए, मैं आपसे आज की पहले बात करूँ, तहरीक इंसाफ में तो हुकूमतों ने भी और हुकूमत के जो क्या कहते हैं सहूलतकार हैं, वो जर्नलिस्ट की सूरत पे है, वो बच्चिया निगार की सूरत पे है, उन्होंने लातादार लेकिन फेक न्यूज़ तो अपना मसला पीटीआई का भी रहा है ना। फवाद चौधरी साहब ने बड़े इसके अलमबरदार बने रहे हैं कि फेक न्यूज़ जो है वो सोशल मीडिया पे डाली जाती है और सहाफ़ी इस तरह से करते हैं, और नाम ले लेकर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तो ऐसे सहाफ़ियों को मौका ही नहीं मिलता था जो तनकीद करते थे आपकी पॉलिसीज़ पर। जब मुझे भी, मैं इस बात की ना तस्दीक कर सकता हूँ क्योंकि मैं खुद पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात था पंजाब में, और उस वक्त इस तरह की क्वेश्चनिंग हुआ करती थी जब हमारे मिनिस्टर इंफॉर्मेशन आके गुफ्तगू करते थे तो 2-2 घंटे जो आज की वजीर इत्तलात हैं उस्मा बुखारी साहबा और इनके दीगर लोग तकरीर फरमाया करते थे। आज जब वजीर इत्तलात रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें अवामी मफाद की नहीं, चीफ मिनिस्टर पंजाब की और फेडरल मिनिस्टर अपनी गवर्नमेंट की तारीफें करते हैं और अपने मुखालफिन पर अपने तरकश के तीर खाली करते हैं, तो अपोजिशन का मौक़िफ़ मीडिया को दिखाने की इजाज़त ही नहीं है। आली साहब, आपको शामिल कर लेते हैं गुफ्तगू में। ये बताइएगा कि कल हमारी शैला साहिबा से भी बात हो रही थी और शैला आपा ने कहा कि हम इस पर मज़ीद बात करना चाहते हैं। अभी आज मंजूरी मिल गई है, क्या मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम मेरे ख़्याल से तो जो भी बातचीत थी वो हो चुकी है, और इस एक्ट में अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से वक्त के साथ चलने की ज़रूरत है। काफ़ी चीज़ें हैं जो हाईलाइट इसमें की गई हैं। क्या इसमें ख़राबी है? फेक न्यूज़ अगर आती है उसके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। ब्लास्फेमस कोई कंटेंट या ऐसा कोई कंटेंट जो हमारे कानून कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हो या लॉज के ख़िलाफ़ हो, उसके ख़िलाफ़ एक्शन होगा, और उनकी सज़ाएं बढ़ा दी गई हैं। कुछ चीज़ों को जदीद, ज़ाहिर सी बात है, वक्त के साथ चलने की भी ज़रूरत है। कानून जो एविडेंस होता है हमारा, शहादत जिसको कहते हैं उर्दू में, तो अगर उसमें कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं या कोई चीज़ होती हैं
कोर्ट में आप प्रेजेंट नहीं कर सकते इसलिए कि लॉज अपडेटेड नहीं है। हम कोई घर में भी फैसला करते हैं तो उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हैं ना। वाई अब इसमें जो सहाफ़ी हैं उनका एतराज़ ये है कि जी हमें तो इन्वॉल्व ही नहीं किया, हमें तो शामिल ही नहीं किया गया इसके अंदर। उनका एहतजाज भी यही है कि आप हमारे साथ पूरा मुसव्वदा शेयर करते हैं, हम आपको बताते हैं कि जी ये चीज़ें इसमें डालेंगे, हमारे लिए पर्सनल अटैक भी बन सकती हैं ये चीज़ें, तो वो भी तो ज़रूरी था। कल से शायद उनको हमने जहाँ तक मेरी नॉलेज है काफ़ी हद तक कुछ लोगों को ऑन बोर्ड लिया था, मगर हो सकता है कुछ हमारे ऐसे मीडिया के दोस्त हैं, कुछ साथी हैं जो रह गए हों। मेरे ख्याल से एक ही एसोसिएशन है उनकी जिन्होंने वॉकआउट किया था या उसका बॉयकॉट किया था। आई एम श्योर कि ऐसे भी एसोसिएशन हैं जिनसे हमने मशावरत की थी। मुज़ाकरात के ऊपर आ जाते हैं। मुज़ाकरात के चौथे दौर में शामिल नहीं होना चाहती पीटीआई। नदीम कुरैशी साहब, कंसर्न्स बता दीजिए। जुडिशल कमीशन के ऊपर तो डे 1 से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी थी हुकूमतें कि 9 मई वालों को कोई फैसिलिटेशन नहीं मिल सकती। इससे पहले सिर्फ एक जुमला अली साहब के लिए, मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि पीपल्स पार्टी आज के कवानीन को इस तरह से सपोर्ट करेगी। पीपल्स पार्टी हमेशा से आज़ादी इज़हार राय की अलमबरदार रही है, और दूसरा चीज़ों को रेगुलेट करने में और इस तरह की कदगन लगाने में, और सजाओं का ये जो पंडोरा बॉक्स खोला गया है और सजाओं का ये जो खौफ दिया गया, दिलाया गया लोगों को, इसका कोई मकसद चीज़ों को रेगुलेट करना नहीं है। हुक्मरानों की, आज की हुक्मरानों से ज्यादा फेक न्यूज इस मुल्क में कोई नहीं दिया। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपका पॉइंट आ गया है। नदीम साहब बताइएगा, मेरा सवाल आपसे ये था कि 9 मई के ऊपर स्ट्रेट लाइन हुकूमत ने पहले ही ड्रॉ कर रखी थी। जुडिशल कमीशन उनका था कि हम देखेंगे कि हमें बनाना है या नहीं, यू कांट पुश देम, एंड अब आप मुज़ाकरात से पीछे जा रहे हैं, जिसकी प्रेडिक्शन वो पहले ही कर रहे थे कि आप सिंसियर नहीं मुज़ाकरात के लिए। नहीं, हम अगर सिंसियर ना होते तो हम मुज़ाकरात का हिस्सा ना बनते, क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये था कि आपको सबसे बड़ा जो रिलीफ चाहिए था वो बानी पीटीआई की रिहाई थी, और वो नहीं हुआ। देखिए, हमने कभी भी हमने जो रिटर्न मुसव्वदा दिया है, जो अपने मुतालबात दिए हैं, अपनी जो तजावीज़ दी हैं, अपनी जो विश दी है, उसमें किस जगह पे लिखा हुआ है कि बानी इमरान खान साहब की रिहाई हमारा मकसद है? वो इंशाल्लाह रिहा होंगे, लॉ पॉइंट पे रिहा होंगे। उन्हें पाकिस्तान की अदालतें कानूनी तौर पर इज्जत के साथ बरी करेंगी, आप भी इधर है मैं भी इधर हूँ। ये तो हमारे अपोनेंट का बयान ही है ना। वो जिस तरह से खुद अपने लिए चोर दरवाजे ढूंढते रहे हैं हमेशा, जिस तरह से वो जिला बदनियां लेकर और बैरून मुल्क रवाना होते रहे हैं, फिर आके यहाँ इंकलाब के नारे लगाते रहे हैं, वो लोगों को पता है कि किसका रवैया क्या है, किसका करैक्टर क्या है और किसका बाजी क्या है। मैं आपको गुजारिश आपको नहीं लगता नदीम साहब के मुज़ाकरात के अंदर एक बॉटलनेक आ सकती है, डेड लॉक आ सकता है, लेकिन मुज़ाकरात से पीछे हटा नहीं जाता, डायलॉग रहता है जब तक कि कोई नई चीज़ ना आ जाए। सो डोंट यू थिंक कि ये तो फिर हुकूमत का जो मौक़िफ़ था उसकी तायद ही हो गई है? आई मीन, आप आधा अधूरा छोड़कर इसको पीछे निकल जाएंगे वापस? देखिए, मैं अभी मैं नहीं समझता कि हम इस पर कोई राय कायम कर सके। अभी ये हुकूमत को एक अल्टीमेटम है, हुकूमत को कहा गया है कि वो इस पे अपना फैसला करे। अगर हुकूमत ने सिर्फ टाइम गेन करना है, जो हमें नजर आ रहा है, हर शख्स को नजर आ रहा है, 3 बार मुज़ाकरात हुए और अब हुकूमती तर्जुमानों का तहकुमाना और क्या कहें उसे मुतकबिराना रवैया अगर देखेंगी तो आपको खुद अंदाजा होगा कि हुकूमती बेंचेस में एक बहुत बड़ा धड़ा ऐसा है जो ये इस बात पर यकीन रखता है कि इन मुज़ाकरात की कामयाबी से हुकूमत की पॉलिटिकल लाइफ लाइन डैमेज हो जाएगी। मुज़ाकरात अगर कामयाब हो जाते हैं, अली राशिद साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेते हैं। ये बताइए कि अभी इस पूरे उसमें पीपल्स पार्टी क्या अपना किरदार अदा कर सकती पूरे सिनेरियो के अंदर? तो चाहते थे कि टू गेट द बॉल रोलिंग कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो आगे बढ़ें, इसलिए कि आई थिंक दोनों साइडों ने देख लिया है कि हासिल कुछ नहीं होना है सिवाय पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की तरफ मुल्क को लेके जाना। ना वो हुकूमत चाहेगी, एंड आई एम श्योर ना बानी पीटीआई और उनकी जो साथी हैं वो चाहेंगे, इसलिए कि देख चुके हैं कि सबका नुकसान है। तो वी वर लुकिंग फॉरवर्ड कि कोई चीज़ कंसेंसस पे आए एंड एक विन विन सिचुएशन हो। लेकिन जुडिशल कमीशन पे आके अटक गई है ये बात, इसके बाद क्या ब्रेक थ्रू कैसे आएगा? देखिए, बात जो है वो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो उनका मौक़िफ़ ये है कि एक चीज़ कोर्ट में ऑलरेडी, हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि एक चीज़ कोर्ट में ऑलरेडी मौजूद है, उसका कोर्ट में केस चल रहा है, तो उस पर जुडिशल कमीशन बनाने का सेंस बनता नहीं है, राइट? बिकॉज इट्स ऑलरेडी इन द कोर्ट और उस कोर्ट में केस चल रहा है, तो जुडिशल कमीशन उस चीज़ का कैसे बन सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल
अगर वो मान ली भी जाए बात तो आई एम श्योर कहीं मिडिल ग्राउंड कुछ निकाल लिया जाएगा। मगर पीटीआई का रवैया आप देखें, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी लचक दिखाते हैं लोग। बात बात पे अल्टीमेटम दे देना, बात बात पे कहना एक हफ्ते का टाइम है वरना बात करना छोड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। थोड़ा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। अगर उनको लग रहा है कि कोई उन्होंने डिमांड रखी है और अगर हुकूमत टाइम मांग रही है सोचने के लिए या आपस में इत्तेहादी भी मशावरत कर रहे हैं, तो द काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज, द काइंड ऑफ जेस्चर उनकी तरफ से, पीटीआई वालों की तरफ से या उनके बानी की तरफ से एकदम से आ जाते हैं कि लास्ट टाइम भी बात चल रही थी, फिर उनकी कोई ट्वीट आ गई एक्स पे कि मुल्क के खिलाफ, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। तो आई थिंक इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, बड़ा सेंसिटिव मैटर है। तो ठीक है, बिहेवियर और परसिस्टेंसी जो है वो नज़र आनी चाहिए दोनों पार्टीज़ की जानिब से, ताकि डायलॉग को आगे बढ़ाया जा सके। अली राशिद साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ शेयर कर रहे थे अपना इसके ऊपर एनालिसिस पर। हमारे साथ मौजूद थे नदीम कुरैशी साहब पीटीआई से, अपना मौक़िफ़ हमें दे रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक अगैन। हुकूमत पाकिस्तान ने बरामदात पाकिस्तान, माहौलियात, तवानाई, शफाफियत और खुद मुख्तारी पर तवज्जो देने के लिए 5 साला ट्रांसफॉर्मेशन प्लान तैयार किया है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। ये मंसूबा पाकिस्तान को 2035 तक 10 खरब डॉलर्स और 2047 तक 30 खरब डॉलर्स की मईशत बनाने के लिए एक जामे रोड मैप के तौर पर काम करेगा। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में आईटी है, मैन्युफैक्चरिंग है, ज़राअत है, मादनियात है, अफरादी क़ुव्वत है, ब्लू इकॉनमी ख़ास तवज्जो का मरकज़ है और सालाना 60 अरब डॉलर्स की बरामदात का इसके लिए हदफ रखा गया है। इसके अलावा अगर एनर्जी सेक्टर की बात करें तो तवानाई और बुनियादी ढांचे के शोबे में हुकूमत जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करेगी। सस्ती और काबिल एतमाद तवानाई की फरहमी को यकीनी बनाया जाएगा और काबिल तजदीद तवानाई को 10% तक बढ़ाया जाएगा। ये मंसूबा पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करेगा, पायदार तरक्की की राह पर गामजन करने और फिर मुल्क की इक़्तिसादी हालत को बेहतर बनाने के लिए भी एक अहम कदम समझा जा रहा है। उड़ान पाकिस्तान के तहत जो प्रोग्राम दिया गया है, हुकूमत ने कई अहम इक़्तिसादी हदफ और हिकमत अमलियों को तयन किया है, जिसमें उनका मकसद सिर्फ ये है कि किस तरह से इसमें बरामदात, सरमायाकारी, IT का शोबा, तरक्की, माशी इस्तेहकाम को फ़रोग़ दिया जा सके। और मनसूबे के तहत मुख्तलिफ जो शोबे हैं जैसे कि IT है, माहौलियात, तवानाई, जैसे मैंने आपको बताया, इसको मज़ीद तवज्जो दी से इसे प्रायोरिटाइज़ किया जा सके। पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक मजबूत मईशत बनाना है और उसके लिए एक टारगेट सेट किया गया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म भी बार बार जहाँ भी जा रहे हैं अपने खिताबात में वो उड़ान पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं और इसे ख़ास तौर पर तवज्जो का मरकज़ बनाया जा रहा है और एक तरह से इसे एडवर्टाइज़ किया जा रहा है ताकि दीगर ममालिक से जो इन्वेस्टर्स हैं जो पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आना चाहते हैं, एक तो उनको भी वेलकम किया जा सके, ईज़ ऑफ बिज़नेस किया जा सके और साथ साथ मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो छोटे और बड़े बिजनेसेस करना चाहते हैं उनके लिए भी ये ईज़ पैदा की जा सके कि मैन्युफैक्चरिंग को पाकिस्तान में किस तरह से बढ़ाया जा सके। और इसी सिलसिले में मीडिया और तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से इसको कामयाब बनाने की एक अपील भी की गई है। मुल्की इस्तेहकाम के बाद पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार जिस तरह से 2018 के बाद रुक सी गई थी, उसे वहीं से उठाना है और ऊपर पर लेकर जाना है, उसे परवान चढ़ाना है। और इस सिलसिले में हमारे जो दोस्त और बरादर ममालिक हैं उनका भी वज़ीर आज़म ने शुक्रिया अदा किया है और उनको इसमें अपना हिस्सा डालने के लिए कहा है। ख़ास तौर पे हमारे वो लॉयल फ्रेंड कंट्रीज़ जो हर मामले में पाकिस्तान की मदद भी फ़राहम करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने इस मौके पर जब इस बारे में उनकी प्रेसर आ रही थी तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो इस निज़ाम से महसूलात में इजाफे के साथ साथ शफाफियत में इजाफा भी हो सकेगा और फिर करप्शन के ख़ात्मे में भी मावनत मिल सकेगी। देखना ये है अब कि हुकूमत इसको किस तरह से प्रैक्टिकल बनाती है, किस तरह से ये जो एक प्रोग्राम बनाया गया है, जो एक लेआउट लेकर आए हैं, उसको लोगों तक मुंतकिल किया जाता है। जिस ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है उसमें क्या वाकई हुकूमत कामयाब हो सकेगी, क्योंकि एक बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए किया गया है कि इनिशिएटिव्स तो लिए जाते हैं, उनको फ़रोग़ भी दिया जाता है, लेकिन उसके लिए फिर टैक्स और दीगर जो ट्रांसपेरेंसीज़ की चीज़ें चाहिए होती हैं वो नहीं हो पाती और फिर मामलात रुक जाते हैं और ईज़ ऑफ बिज़नेस लोगों को नहीं मिलता। इसकी वजह से आगे जो है वो मंसूबे नहीं चल पाते हैं। इसी पर बात करते हैं साबिक़ मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना डॉक्टर खाकान नजीब साहब। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला बोल न्यूज़ के लिए।
ये एक बड़ा प्रोग्राम है, इसको जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो एक उम्मीद होती है। और मेरे ख्याल में जो छोटा बड़ा इन्वेस्टर खुद पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वो तो चाहता है कि इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए। सस्ती बिजली, टैक्स के स्लैब्स, ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ही साजगार है। और फिर हमारी इकॉनमी को अब इसकी ज़रूरत है कि हम नए से नए इनिशिएटिव्स लेकर आएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? डू यू थिंक ये सारा जो प्लान है, ये पाकिस्तान की मईशत को ऊपर ले जाने के लिए जो तैयारियां की जा रही हैं, उसमें कितना अहम हो सकता है? सादिया साहिबा, अगर हम दुनिया पे निगाह डालें, जिन मुल्कों ने अपने लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और उसी के थ्रू गुर्बत से निकाला है, तो उसका जो महवर है वो इकोनॉमिक ग्रोथ रही है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ का ट्रेंड है वो पिछले, अगर आप 1960 से देखें तो 6% था, और एक दिहाई, दो दिहाई रहा, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया। पिछली एक दिहाई में ये 3.6% पे आ गया है। और ये बड़ा, जिसे कहेंगे, मूव करता है, यानी कि हम किसी साल 5% ग्रो करते हैं और जैसे ही वहाँ तक ग्रो करते हैं तो फिर एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो जाता है और हम IMF के पास चले जाते हैं और अगले साल जो ग्रोथ है वो नेगेटिव हो जाती है। सो अगर इसको रियलाइज़ कर लें कि जो ग्रोथ के लीवर्स हैं उनको ठीक करना है, तो ये जो प्रोग्राम है एस्पिरेशनली बिल्कुल करेक्ट है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है, पर कुछ आई थिंक काम ज़्यादा करने की ज़रूरत है। हम जैसे कह रहे हैं 2035 तक $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएगा। ये इकॉनमी बनाने के लिए आज की इकॉनमी 377 बिलियन के करीब है। 10% डॉलर टर्म्स में ग्रो करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है शायद ऐसा नहीं होगा, पर ये एक एस्पिरेशन अच्छी है। फिर हमारी जो दूसरी चीज़ है कि एक्सपोर्ट के बगैर दुनिया में हम कामयाब नहीं हो सकते, बिकॉज डॉलर ही हमें क्राइसिस में लेकर जाता है। वी आर शॉर्ट ऑन डॉलर्स। एक्सपोर्ट की बात करते हैं खाकान साहब, जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हमें ये भी ख्याल रखना है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग क्या है। हमारे मुल्क में मसला ये है कि वी हैव रॉ अवेलेबल, बट हमारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही है उस तरह से। उसकी वजह ये है कि उसके अंदर मुश्किलात बहुत सारी हैं। ज़मीन, बिजली, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें बहुत महंगी है। हमारे लेबर तो शायद फिर वो मसला नहीं है पाकिस्तान का। तो इन्हीं जुज़ियात में जाकर देखना पड़ेगा कि अब ये कह रहे हैं मेड इन पाकिस्तान, ब्रांड पाकिस्तान बनाएंगे। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांड पाकिस्तान ही बनाएं। मे बी इट इज़ टाइम जब कि हम एक ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बने। मतलब सैमसंग को वियतनाम जो है अपने पार्ट्स बेचता है और वो जो पार्ट्स हैं वो 70-72 अरब डॉलर के हैं। सो ये वो जुजियात हैं जिनमें जाना पड़ेगा। अगर हमने 60 अरब डॉलर को टेस्ट करना है 2029-30 में, तो 15 से 16% अगर बढ़नी है ये, तो वो क्या होगी। और फिर जो इसका सबसे बड़ा आंसर है, जिसको आप कहते हैं बिजली, उसकी तंजीम नौ का क्या प्लान है। बिजली रीजनली इस वक्त सबसे ज़्यादा महंगी है, उसको कंपेटिटिव कैसे बनाएंगे। 18% मैन्युफैक्चरिंग थी अपने GDP का आज से चंद साल पहले, आज ये 12-13% पे आ गई है, जैसे आप कह रही हैं। सो क्या नए इंजन्स ऑफ ग्रोथ हैं? फॉर एग्जांपल, क्या हमारी सर्विसेज सेक्टर ये बनेगा, क्या हमारा एग्रीकल्चर ये बनेगा? तो ये सोचना पड़ेगा। फिर जो आप कह रहे हैं कि हमने 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लानी है पाकिस्तान में एनुअली, पिछले अगर 10-15 साल में जाकर देखेंगे तो 1.5-2 अरब डॉलर से इन्वेस्टमेंट का हुजम पाकिस्तान में नहीं बढ़ा। तो आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे? FDI कैसे आएगी? अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं बढ़ी, ये भी हमें पता है। अब हम क्या टारगेट करेंगे? क्या हमारा प्रोसीजर, क्या तरीक़ाकार होगा कि हम उन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकें? और इससे पहले क्या मुश्किलें रही हैं कि वो नहीं अट्रैक्ट हुए पाकिस्तान की तरफ? तो जो पाकिस्तान का पूरा डीरेगुलेशन का प्लान है, आई एम होपिंग कि जो उड़ान पाकिस्तान के फॉलोअप्स आएंगे उसमें ये बताया जाएगा कि जो नंबर ऑफ एजेंसीज ऑपरेट कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी एजेंसीज, उनको कम कैसे किया जाएगा, कारोबार की लोकल आसानी कैसे होगी, FDI जब पाकिस्तान में आएगी तो वो एक्सपोर्ट इन्हांसिंग कैसे होगी। ना कि सिर्फ हम बिजली बना लें, पर बिजली से जो अशिया बननी है अगर वो ही नहीं बनेंगी तो आज भी बिजली सरप्लस है। 44,000 मेगावाट बिजली लगी हुई है। सर्दियों में जब मैं और आप बात
कर रहे हैं तो 10,000 मेगावाट से ऊपर की डिमांड नहीं आ रही, बिकॉज जो हमारी इंडस्ट्रियल डिमांड है वो कम है। सो ये सारी चीजें, फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बाकी कबातें हैं वो कैसे दूर होंगी, ये सारा काम जो है हमें सामने रखना है। फिर इसमें जो एक अच्छी चीज है जो मुझे पसंद आई वो है इक्विटी, एथिक्स एंड एम्पावरमेंट, कि हम काम करना चाहते हैं तो सोशल इनइक्विटीज को कैसे दूर करना है, हमने जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनको कैसे उठाना है, इनके लिए पॉवर्टी रिडक्शन जो है, हेल्थ केयर जो है, पाकिस्तान में आज भी 40% बच्चा स्टंटेड है, पर ये फेडरल का काम नहीं है सादिया साहिबा, ये चीज डिवॉल्व हो चुकी है, हेल्थ और एजुकेशन प्रोविंसेस का काम है। सो आप उनको कैसे मैल न्यूट्रिशन से निकालेंगे, ऐसा जो 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है उसको स्कूल में कैसे लाएंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो ह्यूमन रिसोर्स ही ग्रोथ क्रिएट करता है और कोई ऐसा जरिया नहीं है ये करने के लिए। अच्छा, अगर आप ये एक वैल्यू बेस्ड सोसाइटी बनाना चाहते हैं, यानी कि हम सोसाइटी की ओवरऑल नॉर्म्स ऐसे क्रिएट करना चाहते हैं, वो एक साहब थे जिन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता, उनका नाम था डगलस नॉर्थ, तो वो कहते थे फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस तो एक चीज होते हैं, पर एक इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस होते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते, हम वक्त पे काम करते हैं, हम डिलीवरी टाइम पे देते हैं, हम मॉडर्न जो नॉर्म्स हैं उनको समझते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं इसका जिक्र है, बड़ी अच्छी बात है। अब ये क्या कोई स्कूल सिस्टम में लाएंगे, हम इसको आगे कैसे लेकर चलेंगे, कहने का मतलब ये है कि ये होप तो बहुत अच्छी है, ये एम्बिशियस गोल्स बहुत अच्छे हैं, पर ऐसा ना हो कि कभी आप 2035 में मुझे इंटरव्यू करें और मैं कहूं कि वो जो 1 ट्रिलियन था, मैंने तब भी कहा था कि 10% डॉलर टर्म्स में पाकिस्तान में ग्रोथ नहीं हो सकती, तो ये टारगेट ही ऐसा ऑफ लग रहा है कि इसके बारे में दोबारा सोचें। फिर आखिरी बात यह है कि इसको फॉलो थ्रू कैसे बात कर रहे हैं कि ये इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो टारगेट आप सेट कर रहे हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए, ताकि हमें लगे कि वहाँ तक ये हुकूमत पहुँच भी सकती है। लेकिन एटलीस्ट दे डिड स्टार्ट, सो किक स्टार्ट तो हुआ है। वेल लेट्स सी कि इन अ ईयर और 2 इसके ऊपर जब फॉलो अप लेते हैं शायद आपसे या किसी और मेहमान से, तो वो क्या कहते हैं इस बारे में। फिलवक्त आपके वक्त का बहुत शुक्रिया खाकान। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत की जानिब से ये जो ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो सके और फिर लोग भी इसमें अपना हिस्सा डाल सके, स्टेक होल्डर्स भी इसमें अपना हिस्सा डालें, ताकि इवेंचुअली हम सब चाहते हैं कि मुल्क के बेहतरीन मफाद में इस तरह की इनिशिएटिव्स कामयाब हो, ताकि इसका फ़ायदा और इसके जो समरात है वो आवाम तक ही आने होते हैं। वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ ही। वेलकम बैक। और अब बात कर लेते हैं, हर एक को इंतज़ार है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का। तमाम इकदाम हम देख रहे हैं कि हमारे पास तैयारियों के हमें नज़र आते हैं, और जब हम इन तैयारियों को देखते हैं तो थोड़ा सा खून भी जोश मारता है कि कुछ एक्साइटमेंट पाकिस्तान में दोबारा आने वाली है और बहुत सारे वेन्यूज़ को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। दिन ब दिन जो पेशरफ्त हो रही है उससे खुशी भी मिल रही है। ऐसे में जहां बहुत सारी टीम्स ऑलरेडी अपनी टीम की अनाउंसमेंट कर चुकी हैं, वहां पर ये इंतज़ार किया जा रहा है कि पाकिस्तान क्या फाइनल डिसीजन लेने जा रहा है। साइम अयूब बहुत अच्छा कर रहे थे अभी रिसेंटली, और मेरे ख्याल में उनकी एंकल इंजरी से सबको एक धचका सा लगा। नोबडी वाज वांटिंग टू गेट हिम इंजर्ड, और जब वो इंजर हुए तो सबको ये इंतज़ार हुआ कि क्या हुआ है, क्या वो कम बैक कर रहे हैं या नहीं। और हर कोई किसी भी पीसीबी की प्रेशर में पहला सवाल ये कर रहे होते हैं कि जी क्या साइम फिट हो गए हैं या नहीं हो गए। बहरहाल पीसीबी ने अच्छा इकदाम किया है, फौरी तौर पर उनको लुकअप किया, उनके लिए इकदाम उठाए गए, उन्हें भेजा गया दूसरे मुल्क, और तमाम तर उनकी जो ज़रूरियात की चीज़ें थी उनको पूरी करने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल अभी वही है जिसका जवाब हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक हारून रशीद साहब। बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ के लिए हारून साहब, आपने वक्त निकाला। थैंक यू जी। मुझे जानना ये है कि एक पॉसिबली शायद उस्मान, अब्दुल्ला शफीक, ये नाम आ रहे हैं सामने साइम की रिप्लेसमेंट के लिए, बट क्वेश्चन स्टैंड्स क्या साइम फिट हो जाएंगे। पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि आपके जो क्रिकेटिंग ज़राए हैं वो इस बारे में क्या कह रहे हैं। विल साइम बी एबल टू मेक इट फॉर 2025 चैम्पियंस ट्रॉफी? और अगर हमें हल्का सा भी डाउट है, शुड वी टेक रिस्क विद हिज एंकल, बिकॉज ऑब्वियसली वो हमारा राइजिंग स्टार है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि इंजरी की नौयत का अभी तक पीसीबी ने कोई खास तौर पर वाज़े तौर पर इसको बताया नहीं है कि वो किस एक्सटेंट की इंजरी है। सिर्फ यही कहा जा रहा है कि उनको 6 हफ्ते का रेस्ट था, लेकिन जो एक्सटेंट ऑफ द इंजरी है, जो कि बाद में उसके फर्दर एग्जामिनेशन होने थे उसकी एंकल के, वो रिवील नहीं हुए हैं। सो इससे मुझे ये फीलिंग होती है कि शायद इंजरी थोड़ी सी और ज्यादा सीरियस है। देखें, 6 हफ्ते का अगर रेस्ट भी है तो 6 हफ्ता तो बगैर कोई क्रिकेट खेले हुए ही गुजारेगा ना।
सो हम ये कह देना कि जी वो अगर बगैर क्रिकेट खेले हुए, बगैर ट्रेनिंग किए हुए अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आपको फिर उसी तरीके से अपनी फॉर्म में नजर आएगा, तो ये मेरे अपने नजदीक जो है ये दुरुस्त नहीं है। इसको इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। करियर जो है वो प्लेयर का वो सबसे सुप्रीम होता है। अगर कहीं भी डाउट है कि उसको अगर इंजर्ड प्लेयर को खिलाने से उसका करियर खतरे में पड़ जाए, तो मैं तो नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए सायन के लिए। यंग लड़का है, अगर उसने बड़ी क्रिकेट खेलनी है तो उसको जो भी रिहैब का सिलसिला चल रहा है उसको पूरा टाइम देना चाहिए और उसको क्रिकेट में वापस आने के लिए कुछ मैचेस पहले खेलने चाहिए, प्रैक्टिस मैचेस, उसके बाद वो वापस आए। अगर आप डायरेक्ट उसको किसी इंटरनेशनल इवेंट में डाल देंगे तो ये बड़ी ज्यादती होगी। ठीक, अच्छा, पहले बोला गया कि शायद उस्मान होगा, फिर बोला गया कि अब्दुल्ला होगा, फिर वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। Who do you feel is going to be his replacement? देखिए, मैं इसको एक डिफरेंट एंगल से भी देखता हूँ। लोग ये देख रहे हैं कि जो क्रिकेट खेल रहे हैं, देखिए होता यही है कि आप जब भी किसी टीम को सिलेक्ट करते हैं तो आप करंट फॉर्म एंड फिटनेस देखते हैं। अब जिनके भी आप नाम ले रहे हैं वो तो क्रिकेट ही नहीं खेल रहे। काफी अरसे से अब्दुल्ला शफीक अगर टीम से बाहर हुए हैं, चाहे वो टीम के साथ रहे हों या ना रहे हों, सिवाय नेट प्रैक्टिस की उन्होंने मैच प्रैक्टिस तो है ही नहीं उनकी, वो तो मैचेज ही नहीं खेले। सो आप कैसे उसको टीम में डाल सकते हैं? दूसरी तरफ इमामुल हक ने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया है। लोग उसकी बातें कर रहे हैं कि इमामुल हक को ले लें। आई थिंक ये बुरा नहीं है क्योंकि वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस भी की। जो मुझे सबसे जो नजर मुझे टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट सीरीज में जो नजर आया है, जो भी खेली है आपने, शान मसूद, एक ऐसे ओपनर मौजूद हैं जो फॉर्म में है। शान मसूद, क्योंकि वो करंट फॉर्म में भी हैं, उनकी फिटनेस भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे फील्डर भी हैं। सो मे बी वो भी एक कैंडिडेट हो सकते हैं कि अगर जो सिलेक्शन कमेटी है वो इस तरीके से भी सोच सकती है कि वो शान मसूद को भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन जिस स्टाइल के साथ अच्छा, एक तो ये तो आ गया कि यू थिंक कि शान को देखा जा एक और जो मैं ऐड करना चाह रहा था, कि वो ये ऐड करना चाह रहा था कि फखर जमान भी तो आपके पास मौजूद हैं। जी, मैंने फखर का नाम लिया। फखर प्रोबेबली विल गेट कंसिडर्ड। जी बिल्कुल, क्योंकि फखर प्रॉब्ली अगर आप देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट उसी स्टाइल में खेलते हैं जिसमें साइम अयूब खेलते हैं। दैट्स व्हाट मेरा क्वेश्चन यही था कि उसके मुकाबले का फिर हमें कौन मिलता है? क्या हम फखर को देखते हैं? अगर हम फखर को देख रहे हैं तो फिर फखर ने भी तो बहुत अभी रिसेंटली क्रिकेट पाकिस्तान के लिए एज सच नहीं खेली। हाँ नहीं, लेकिन देखिए होता ये है कि कम से कम वो डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेल रहे थे ना। एक्चुअली लेकिन फिर ये सवाल भी मेरे जहन में आता है कि फखर को उसके नंबर पे भी तो खिलाए ना। हाँ, अब प्रॉब्ली अगर साइम अयूब के जाने के बाद आपके पास अब यही रह जाएगा, क्योंकि देखें आप थोड़ा सा इसको इस तरह देखें कि हम जब T20 खेलते हैं ना तो वहां पर आपको बाबर और रिजवान ओपन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब हम वनडे खेलते हैं तो रिजवान भी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं और बाबर भी वन डाउन, तो आपके पास ओपनर की स्लॉट तो मौजूद है ना। अगर साइम अयूब अगर निकल जाते हैं ऊपर से तो फखर जमान इजीली उनकी जगह ले सकते हैं। प्लस सेकंड ओपनर के लिए आपके जहन में हो सकता है कि जी हम शान को ट्राई कर सकते हैं, इमामुल हक को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपको कम से कम 3 ओपनर तो अपने स्क्वाड में रखने होंगे ना आपको। राइट, लेकिन आपको लगता है कि क्या पीसीबी को अब डिसीजन ले लेना चाहिए ओवरऑल टीम के लिए? नहीं, देखें अभी भी अगर आप देखें, हम सब कह तो यही रहे हैं कि सारी टीमों ने अपने अपने स्क्वाड्स अनाउंस कर दिए हैं, पाकिस्तान ने नहीं किए। देखें उन्होंने भी जो स्क्वाड्स अनाउंस किए हैं ये प्रोविजनल स्क्वाड्स हैं, यानी अभी डेडलाइन जो है, जो कट ऑफ डेट है वो भी तो मौजूद है ना। सो अगर फॉर इंस्टेंस अगर आपने कोई अगर स्क्वाड अनाउंस कर भी देंगे, लेकिन आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं टू अ सर्टेन डेट। मे बी वो एक हफ्ता या 1.5 हफ्ता पहले चैंपियंस ट्रॉफी से आप उस टीम में तब्दीलियां ला सकते हैं। सो इसीलिए अगर पाकिस्तान डिले भी थोड़ा कर रहा है तो इसमें कोई हमें इशू नहीं है। वो हो सकता है आखिर वक्त तक देखना चाह रहे हो। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ्स की भी बात करते हैं हारून साहब। वी बिन लुकिंग के पाकिस्तान के पेसेस में हमने कुछ चेंजेस भी देखे हैं अभी रिसेंट पास्ट में, बट देन बहुत सारी सिचुएशंस पे, चाहे हमने वर्ल्ड कप खेला एंड सो ऑन, दीगर इवेंट्स हमने खेले, हमें अपना स्पिन का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर वीकनेसेस लगी हैं। डू यू फील अभी रिसेंटली साजिद की जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस रही हैं इन पाकिस्तान जो टेस्ट मैचेस में, उससे कंसिडर करना चाहिए और उसका ज़ील भी बढ़ा चाहिए? ही हैज़ अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। इसमें तो कोई शक नहीं है कि साजिद ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, लेकिन आपने ये ज़हन में रखें कि वो है लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम। लॉन्गर वर्जन में आप लंबे लंबे स्पेल करते हैं और अगर आपको पिचेस ऐसी सूटेबल मिल जाएं जिसमें स्पिन हो, जैसे कि अभी मुल्तान की पिच थी, इस तरह का तो स्पिनिंग ट्रैक आपको चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं मिलेगा।
तो इसलिए अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे ये आके उसी तरीके का परफॉर्मेंस करेंगे तो ये भी लोगों की जो है ना वो थोड़ी सी खाम ख्याली सी मुझे लगती है, क्योंकि वनडे इज अ डिफरेंट। एंड देन जब आप वनडे की टीम को तैयार करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी ऑलराउंड एबिलिटी क्या है, कैन ही बैट वेल एज वेल, या फील्डर वो इतने अच्छे हैं, क्या हमें एक ऑफ स्पिनर की जरूरत है या हम लेग स्पिनर को लेके चले जाएं। देखिए आपके पास ऑलरेडी अबरार वहां पर मौजूद है, आपके पास सलमान अली आगा वहां पर मौजूद है जो बैटिंग भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो थोड़ी सी वीक हो, इसीलिए लोग मैं देख रहा हूँ शादाब खान की बातें कर रहे हैं फॉर हिज इंक्लूजन इन द टीम। तो ये देख रहा हूँ कि जो मैं को बहुत ज्यादा चेंजेस तो होंगी नहीं, पाकिस्तान को अपने फुल एक्सपीरियंस्ड पेस अटैक और स्पिन बॉलिंग अटैक के साथ जाना चाहिए। पाकिस्तान के पास डेफिनेटली इस वक्त तीनों शाहीन शाह हो गए, आपका हारिस रऊफ हो गए और नसीम शाह, आई थिंक वो आपकी बिल्कुल जबरदस्त किस्म की आपके पास पेस ड्राइव मौजूद है। उसके साथ आपके पास ऑलराउंडर अगर आमिर जमाल को आप समझते हैं कि चौथा फास्ट बॉलर लेना चाहिए, आप उसको ले सकते हैं, वो बैटिंग भी अच्छी कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की पिचेस हमारे इन तमाम बॉलर्स को सूट करेंगे। फिर आप अबरार की रिसेंट जो इमरजेंस हुई है वो बहुत अच्छी है। सो मेरे नजदीक पाकिस्तान का स्क्वाड एक अच्छा बैलेंस स्क्वाड है, और वनडे में आप देखें रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान ने बुरा परफॉर्म नहीं किया। अबरार के बारे में जो शेकीनेस हमें नजर आती है हमेशा, कभी हम उसे बिठा देते रिजर्व्स के अंदर, वी बीन लॉन्ग वेस्टिंग हिज टाइम ओवर एंड ओवर, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया था, इंडिया था एंड सो ऑन, हमने देखा है। उसके पीछे आपको क्या वजह नजर आती है? व्हाई कांट वी गिव हिम द कांस्टेंट कॉन्फिडेंट कि ही इज द पार्ट ऑफ, बिकॉज जब आप किसी को कॉन्स्टेंटली रखते हैं फिर उसके ऊपर जिम्मेदारी भी डालती हैं दैट ही हैज टू ब्रिंग द रिजल्ट्स। नहीं देखें, इसमें एक चीज ये देखें कि ये आप जो अबरार की बात कर रहे हैं, नहीं ये पास्ट में था कि पास्ट में उसके साथ काफी उसको इन एंड आउट किया जा रहा था, लेकिन जब से ये रिजीम आई है, जब से ये टीम मैनेजमेंट आई है, अबरार को वो कैरी कर रहे हैं। सो अबरार इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द टीम, और मेरे अपने नजदीक ही वुड बी अ की फिगर इन द चैंपियंस ट्रॉफी एज फार एज स्पिनिंग डिपार्टमेंट इज कंसर्न। ये जहन में शादाब खान को वापस लाने की बातें कर रहे हैं, जो मेरे लिए थोड़ा सा डाउटफुल है कि वो, क्योंकि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उसने भी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी नहीं दी। तो अगर वो एक इम्पैक्ट प्लेयर है, बैटर भी अच्छा है, वो फील्डर बहुत आउटस्टैंडिंग है, लेकिन बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं कर रहा। सो ये भी एक सोचने वाली बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान अपनी बैटिंग की स्ट्रेंथ को भी नीचे तक लेके जाना चाहेगा, और वो चाहेगा कि हमारे पास बॉलर्स 2 से 3 फास्ट बॉलर खेलें, एक आध ऑलराउंडर जो है अगर वो आपके पास आ जाता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द पिच। हमें आपकी जानिब से चंद एक नाम सामने आ गए कि फ़खर को और शान को या इमाम को कैरी किया जा सकता है एज फार एज ओपनिंग स्टैंड इज कंसर्न्ड, और उसके बाद अबरार को कंसिस्टेंटली अपने साथ ही रखना चाहिए बिकॉज वीव गॉट अ गुड पेसिंग अटैक। हारून साहब बहुत शुक्रिया आपने बोल न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। इसके साथ ही हमारे शो का वक्त भी हो गया है ख़त्म। मुलाकात होगी आपसे अगले तज्जिया के एक और प्रोग्राम में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।